ठीक है, ट्राई किया पर हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम क्या किया है। मैम एक डाउट है। हाँ, कल की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो पहले, उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। बोलो किसको डाउट है। मैम मैम हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जो क्वेश्चन डाला था उसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे हम सब, हाँ, आप आंसर या दे सकते उसका हो भी वहाँ पे। डिस्कशन यहाँ पर होगा? डिस्कशन यहाँ पर होगा, हो जाएगा अभी डिस्कशन, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दे सकते थे जिसने आंसर निकाल लिया। ठीक है, सबने ट्राई किया है। ठीक है मैम। आंसर बता दूंगी, नहीं तो ट्राई करो, शाम तक आंसर बताया जाएगा, मतलब रात तक। ठीक है, तान्या आप कुछ पूछ रहे थे या कोई और पूछ रहा था। मैम एक स्टेटमेंट है, इफ x इज एन इंटीजर देन x इज इवन, तो उसमें जो कॉन्ट्राडिक्ट पॉजिटिव है वो फॉल्स आ रहा है। इफ एक्स इज एन इंटीजर देन एक्स इज पॉजिटिव। x इज इवन क्या स्टेटमेंट, इफ एक्स इज इंटीजर देन x इज इवन। देन एक्स इज इवन, हाँ तो इसका नेगेशन निकालना है। नो मैम, नो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो इसकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स आ रही है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, सबसे पहले पहचानते हैं कि पी स्टेटमेंट क्या है। पी स्टेटमेंट ये हो जाएगी, इसको हम नाम देंगे पी, एक्स इज एन इंटीजर। अब ऐसे ये स्टेटमेंट देखी जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होगा। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, इफ एक्स इज एन इंटीजर, क्यू स्टेटमेंट ये बन जाएगी। ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू हो गया स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है तो वो क्या होगा, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। कल मैंने ये बताया था, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, आप लोग बताओ। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी ट्रू होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स होगा, मतलब सेम बिहेवियर होगा। अब जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इफ एक्स इज नॉट इवन, क्योंकि मीनिंग सेम होता है ना दोनों का, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का और स्टेटमेंट का मीनिंग सेम होता है। इफ एक्स इज नॉट इवन देन x देन इज नॉट एक्स एन इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर कोई नंबर इवन नहीं है, सॉरी एक्स इज नॉट एन इंटीजर, सॉरी एक्स इज नॉट एन इंटीजर, अगर कोई नंबर इवन नंबर नहीं है तो इंटीजर भी नहीं होगा। क्या ये इंटीजर नहीं है, ये तो है इंटीजर, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कुछ नहीं होता, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है ना वही होती है, एक दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो कई बार क्या होता है, हम आगे मैथमेटिकल प्रूफ जब देखते हैं तो जो स्टेटमेंट दी होती है, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू मान लो आपको प्रूव करना है, हो सकता है मुश्किल हो रहा हो प्रूव करना, तो हम कन्वीनियंटली क्या करते हैं, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूव करते हैं, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। अगर आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी प्रूव कर दिया ना किसी स्टेटमेंट का, तो वो स्टेटमेंट अपने आप प्रूव हो जाएगी। या तो इसको प्रूव कर दो या इसको प्रूव कर दो। ठीक है, किसी थ्योरम का या रिजल्ट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा ट्रू होते हैं। लेकिन अगर फॉल्स स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो वो फॉल्स ही होगा, मतलब सेम बिहेवियर। क्या ये बात सबको क्लियर है, किसी के दिमाग में डाउट तो नहीं रह गया। मैम आप कोई ट्रू स्टेटमेंट लीजिए, हम्म आप कोई ट्रू स्टेटमेंट एक लीजिए, फिर हम उसका कंट्रोल पॉजिटिव लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप लिखिएगा। ठीक है, इफ इफ एक्स इज इवन, ऐसे ही ले लेते हैं, इफ एक्स इज इवन से आ जा रहे हैं, एक मिनट रुको, इस माउस पे if x is even then x is divisible by 2।
ठीक है, इफ एक्स इज इवन एंड पॉजिटिव, जो भी आप लेना चाहो, मतलब इवन नेचुरल नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? If x is divisible by 2, then x is even. ये तो कन्वर्स हुआ, ये तो आपने स्टेटमेंट को ही पलट दिया। If x is If not x is not divisible by divisible by 2, 2, then x is then not x is even. not even. यस, अब Yes, दोनों ma'am. ने सही बताया है। ये हो गया p implies q, नॉट q implies नॉट p क्या बनेगा? इफ x is not divisible by 2, नॉट नॉट लगाना है बस दोनों तरफ, देन x is not even। जी मैम. ठीक है, सिंपली बहुत आसान होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना, कुछ भी नहीं है ये तो। अब जब थ्योरम्स आएंगे ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्यों चाहिए होता है? जब थ्योरम्स आप करते हो तो इनका, मैंने कहा था आप खुद कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स के बारे में सोचना, क्योंकि जब आप किसी रिजल्ट का वो पूरी तहकीकात करते हो, उसमें पूरा रिसर्च करते हो उसके बारे में, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, तो ये तब काम आएगा। नेगेशन वगैरह एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब जैसे जो क्वेश्चन आज दिया गया था वो पूछा मैम वो हुआ है क्वेश्चन एग्जाम फिर में। से रिपीट कीजिए मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. कौन सा क्वेश्चन? जो मैम आपने दिखाया अभी. मैंने कौन सा क्वेश्चन दिखाया? मैंने तो बस इतना ही डिस्कस किया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ओके मैं ओके डिस्कस मैम. करूंगी, ठीक है? जी मैम. अभी देखो, कल आपको जो दिया गया था एक बार उस पे आते हैं। क्या सबने ट्राई किया है आज जो क्वेश्चन दिया गया था? आज जो क्वेश्चन दिया गया था ट्राई किया, ग्रुप में दिया गया था? क्या हो गया? आगे। अच्छा, हाँ मैम, व्हाट्सएप ग्रुप में जो दिया गया था वो ट्राई किया है और कर पाए हैं। कर पाए हैं? चलो ठीक है, अभी उसके आंसर शेयर किया जाएगा उसका। वैसे उसमें बड़े सारे पी क्यूज थे, तो आपने पहचाने होंगे और एक एक करके उसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, जिसने ट्राई नहीं किया है उसके लिए मैंने आंसर अभी तक नहीं बताया है। जिसने ट्राई नहीं किया है वो कर लो ट्राई, ग्रुप में देखना, एक क्वेश्चन दिया मैम हुआ था तो ट्राई करो। मैम टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम में नहीं, व्हाट्सएप पे दिया था। टेलीग्राम में उस वक्त मैं कुछ काम कर रही थी तो बस मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया था, टेलीग्राम में देने का टाइम नहीं था। ठीक है, व्हाट्सएप में चेक करना। अब देखो, हमारे पास ये होमवर्क दिया गया था, 30 सेट्स हैं, हर सेट के अंदर, एक सेकंड, हर नो सेट मैम के, नहीं है इसमें. नहीं है, अभी बताती हूँ, पर क्लास के बाद सॉल्व करना, अभी मत सॉल्व करने लग जाना। नो मैम यही है ना मैम हमारा ग्रुप, IIT JAM फ्री कोर्स, या कोई दूसरा चल रहा है नहीं व्हाट्सएप वो वाला है आपका ग्रुप, मिशन हायर मैथमेटिक्स। पे. मैंने उस पर रिप्लाई भी कर दिया क्वेश्चन पे, क्लास के बाद कर लेना। तो मैं ऐड ही नहीं हूँ उसमें मैम. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐड हो जाना, लिंक मांग लेना। ठीक है, ठीक है. अभी आपका पर्सनल ग्रुप भी आज बना दिया जाएगा। जिन जिन बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है उनको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास के लिंक वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पे आएंगी। और जिसने रजिस्टर नहीं किया है, दुख की बात है, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो एक डिसीजन लो। आई थिंक बहुत से बच्चे मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, तो जो भी है अपना एक डिसीजन फाइनल करो। ठीक है, यहाँ पे हमें 30 सेट्स दिए गए थे, मैं एक बार इसको, ठीक है, 30 सेट्स दिए गए थे, हर सेट के अंदर 5 एलिमेंट थे। उसके बाद ये बोला गया था कि कुछ n सेट्स हैं जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, मतलब हर एक b1 b2 bn हर एक के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, और इनकी यूनियन करने के बाद ना ये सेम सेट बना रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी, यूनियन करने के बाद सेम सेट बना रहे थे। एक सेकंड, अच्छा आपको तो स्क्रीन ही गलत दिख रही है। ठीक है, अरे यार, हाँ अब दिख रहा है ना क्वेश्चन जो कल दिया गया था। 30 सेट्स है, उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं।
हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, A1 से लेकर A30 तक ये 30 सेट्स हैं। इन सब सेट्स की जब हम यूनियन करते हैं I इक्वल टू 1 to 30 AIs, ये यूनियन बराबर आती है इसकी यूनियन की, BJs की यूनियन की। BJs कितने सेट्स हैं, J इक्वल टू 1 to n, ये n नंबर ऑफ सेट्स हैं। ये दोनों यूनियन सेम देते हैं और एक सेट बनाते हैं B। इस B के बारे में खास बात बताई गई है, इस B का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs के अंदर आ रहा है और 9 ऑफ द BJs के अंदर आ रहा है। मतलब अगर इसका कोई भी एलिमेंट उठाया जाए, मान लो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स पड़े हैं V1 V2 अप टू B5, ये B1 इसके AIs के अंदर एक AI भी एक बार आ रहा है, फिर दूसरे AI में आ रहा है, फिर तीसरे AI में आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके 10 ऑफ द AIs में आ रहा है। यानी कि जब आप यूनियन करोगे, यूनियन करते टाइम क्या होता है, यूनियन क्या होता है सेट्स का, बताओ। अगर कोई सेट है, एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3, तो इनकी यूनियन कैसे करोगे आप, 1 2 3 यूनियन आएगी 1 2 3। अगर A सेट के अंदर 1 2 है और B सेट के अंदर 2 3 है, यूनियन आएगी 1 2 3। क्या करा आपने, 2 तो 2 बार लिखा था, तो आपने यहाँ पे 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहली बार तो आप सेट बना रहे हो, यूनियन करते टाइम जो रेपिटेशन है उसको हटाना होता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने से, यस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की हेल्प से सेट बनता है। यूनियन क्या होती है, दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए। यूनियन क्या होती है, दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, इसके भी दिखे हमें यूनियन में और इसके भी दिखे, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए क्योंकि एक सेट की बात हो रही होती है। लेकिन ये जो B सेट है ना, इसका जो एक एलिमेंट है, मान लो इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3, ये आप अपना माइक म्यूट करो जुबैर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। ये जो B1 है ये हर एक AI में पड़ा है, मतलब 10 AIs में पड़ा है। ये B2 भी 10 ऑफ द AIs में पड़ा है। हमें नहीं पता वो कौन से 10 होंगे, क्योंकि टोटल तो 30 सेट्स हैं, हमें नहीं पता वो कौन से एग्जैक्टली 10 होंगे एग्जैक्टली 10 ही, कौन से 10 होंगे हमें नहीं पता। दूसरी बात, ये B1 B2 B3 एग्जैक्टली 9 ऑफ द BJs में पड़े हैं, यानी BJ वाले जो सेट्स हैं उनके अंदर एक B1 एक सेट में भी पड़ा है, दूसरे में भी पड़ा है, ऐसे ऐसे करके 9 सेट्स में पड़े हैं। लेकिन जब हम यूनियन करेंगे तो क्या होगा, यूनियन करेंगे तो एक ही बार आएगा ना, मतलब B में यूनियन तो हमने करी लेकिन रेपिटेशन थोड़ी होगा। जैसे कि यहाँ पे था A इज इक्वल टू 1 2 था, B इज इक्वल टू 2 3 था। अब 2 के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 है ये क्या है, एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज सेट्स में है। क्या मैं बोल सकती हूँ एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज सेट्स, कौन से, A एंड B। A यूनियन B का ये मेंबर जो है ये एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज सेट्स में है। 3 जो है एग्जैक्टली 1 ऑफ दीज सेट्स में है। 1 जो है एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स में है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो बाद में होगा। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं होगा। 1 मिनट रुकना। ठीक है ना। अब ये बताओ किसी ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, किसी का हुआ हो गलत सही कुछ भी आंसर निकला हो। मैम मेरा 45 आया है। 45 आया। आपका नाम क्या है? संजना। संजना, ठीक है। और किसी ने किया है? सिर्फ संजना ने किया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं इसको और देखते हैं कि इसका आंसर 45 है या कुछ और है, 45 है या कुछ और है। देखो अब जब आपको रेपिटेशन को कम करना है, मतलब वैसे A1 A2 A30 कितने सेट्स हैं यहाँ पे, 30 सेट्स हैं। हर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, हर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ऊपर बताया गया था। हर एक सेट के अंदर है 5 एलिमेंट्स। देखो
5 एलिमेंट्स। एआईज के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और बीजेस के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। हर एक सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हर एक के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर डिस्टिंक्ट होते सारे तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स आते, मतलब यूनियन ऑफ एआईज में कितने एलिमेंट्स आते, इसकी कार्डिनैलिटी क्या आती, 150 आ जाती। यस और नो? यस मैम। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने यूनियन करके हमें दिखाया और यूनियन के बाद जो सेट बी बना, उसके बारे में बोल रखा है कि 10 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, एआईज के एलिमेंट 10 टाइम्स हैं। मतलब उसमें तो एज अ सेट ही लिखे गए हैं, पर एक एलिमेंट उसके अंदर एआईज के अंदर 10 ऑफ द एआईज के अंदर था, मतलब 10 बार रिपीट हो रहा है एक एलिमेंट इसके अंदर। इन यूनियन के अंदर जब आप यूनियन करोगे तो वो आपको काटना पड़ेगा, 10 टाइम्स जो रिपीट हो रहे थे एलिमेंट्स उनको हटाना पड़ेगा, 10 में से बस एक ही बार लिखोगे। तो असल में आप यहाँ पे 150 नहीं लिख सकते। आपने वैसे तो कहा चलो 30 सेट्स हैं, हर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, लेकिन वो जो 10 टाइम्स रेपिटेशन है उसको माइनस करने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। और ये डिवाइड करोगे तो ये जो यूनियन की कार्डिनैलिटी आएगी यहाँ पे 15 आ रही है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात भी कही गई है, ध्यान से देखो, बीजेस की यूनियन, सेम कंसेप्ट हम जो अभी एआईज पे लगाया था हम अभी बीजेस पे लगाते हैं, बीजेस पे भी वही कंसेप्ट लगाते हैं। इसमें जो एलिमेंट है एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस में, ऊपर बोला गया था एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस में। तो अब हमें क्या करना होगा, वैसे तो बीजे n है और हर एक बीजे के अंदर 3 एलिमेंट हैं। बीजे कितने हैं, b1 b2 अप टू सो ऑन bn, और हर एक बीजे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो यूनियन के अंदर वैसे तो आप सोचोगे, हाँ वैसे तो आप सोचोगे 3n एलिमेंट्स होने चाहिए थे, और वो तो रेपिटेशन में है। रेपिटेशन कैसा है, 9 ऑफ द बीजेस। उस रेपिटेशन जो 9 टाइम्स रेपिटेशन है उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 9, जैसे हमने ऊपर 10 से किया था, क्योंकि 10 ऑफ हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मतलब लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है। मींस मगर अगर हम मतलब कट करते हैं ना मैम, तो फिर डिवाइड क्यों? डिवाइड क्या होता है, माइनस ही तो होता है एक तरीके का। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब, डिवीजन का मतलब माइनस होता है ना। जी मैम। ठीक है, तो जो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स, जब मैं 10 टाइम्स बोल रही हूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन ना। उस मल्टीप्लीकेशन को काटने के लिए डिवीजन आएगा, माइनस थोड़ी आएगा। 150 माइनस 10 थोड़ी करोगे, ठीक है। जी मैम। वो जो मल्टीप्लीकेशन 10 टाइम्स में हुआ है उसको हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि डिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डिवीजन किया। तो डिवीजन करने के बाद जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए ना, ये है यूनियन की असली कार्डिनैलिटी। यहाँ पे आ गए n/3, ये है यूनियन की असली कार्डिनैलिटी। पर क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था, पहले उस पे तो जाए हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ था n की वैल्यू बता दो। तो जब हमने ये कहा कि ये भी b की कार्डिनैलिटी है और ये भी b की कार्डिनैलिटी है, क्योंकि b यूनियन था तो ये भी यूनियन था और ये भी यूनियन था, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था दोनों सेम है, तो क्या हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों b की कार्डिनैलिटी है, तो 15 इज इक्वल टू n/3 होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, n इज इक्वल टू 15 3 जा 45। ठीक है, ये काम जी है। n की वैल्यू 45 आएगी। संजना का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संजना आपने खुद से ट्राई किया था? क्या मैम? आपने खुद से ट्राई किया था, किसी की हेल्प ली थी, कुछ ऐसा? खुद से किया था मैम। खुद से किया था, वेरी गुड। ठीक है, यस तो बस सर। ये आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चन मैंने इसमें भी ऐड किए हुए हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन उसमें करा देती हूँ आपको, बाकी नोट्स में ऐड किए हुए हैं, तो आप लोग उसको ट्राई जरूर करना। बेसिक थोड़े से इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन टाइप के। ठीक है, अब एक बार आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, उसको ट्राई करूँ।
मुझे ये बताओ, चलो एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी देख लो बीच में। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? कोई भी सेट्स हैं ए और बी, आप ये डायग्राम जानते हो। ए और बी अगर कोई भी दो सेट्स हैं, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। दो ही सेट्स का होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, तीन का भी हो सकता है, बट एक टाइम पे दो ही सेट्स का डिसिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तीसरे का करना है तो इसके साथ फिर एक और सेट ऐसे अटैच करना पड़ेगा एसोसिएटिविटी लगा के। तो मतलब एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो ही सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस लिया जाता है। इसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, और ये असल में होता क्या है? ये होता है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन कौन सा है कि ए यूनियन बी में से अगर हम क्या माइनस कर दें, क्या निकाल दें? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है? ये वाला पोर्शन हम इसको ये भी बोलते थे ए माइनस बी। ए माइनस बी देखो दो तरीके से लिखा जाता है, अब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ए माइनस बी ऐसे भी लिखा जाता है और ए माइनस बी ऐसे भी लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और भी निकलता है बाद में। ठीक है, ये माइनस क्यों नहीं यूज किया जाता वो मैं आपको बताऊंगी आगे, जब पॉइंट सेट टोपोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये वाली नोटेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। स्कूल लेवल पे आप ये वाली ऊपर वाली नोटेशन ज्यादा यूज करते थे, बट अब ये वाली आप यूज करोगे। इर्रेशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? किसी को आता है इर्रेशनल नंबर की नोटेशन? क्यू स्टार। हाँ, क्यू स्टार। और किसी के दिमाग में कुछ नोटेशन है? क्यू सी। क्यू सी, क्यू कॉम्प्लीमेंट करके। क्यू स्टार तो कुछ और होता है। क्यू स्टार उसमें क्यू स्टार क्या होता है? मैम इसमें जीरो एलिमेंट को हम नहीं लेते और बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्यू माइनस जीरो, ठीक है। ये माइनस के लिए देखो फिर से मैंने बैक स्लैश यूज किया, बैक स्लैश बोलते हैं इसको। अच्छा, एक तो क्यू कॉम्प्लीमेंट वाली, बट ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो सी लगा होता है ना वो भी आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, ये है नोटेशन। कहीं यूज की मिलेगी ना तो ये वाली ज्यादातर आपको यूज की हुई मिलेगी। क्यू और आर माइनस क्यू की यूनियन करते ही आपको क्या मिलता है? आपको रियल नंबर्स मिल जाते हैं ऑब्वियसली। यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स है ये। रैशनल और इरेशनल तो होते हैं रियल नंबर्स। मेरे बताने का ये मतलब था कि ये देखो ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, इसमें भी इस बैक स्लैश का यूज किया जाता है। ये आपको बहुत कम जगह लिखा मिलेगा, ये जो मैंने नीचे लिखा है आर माइनस क्यू, ठीक है। तो थोड़ा नोटेशंस पे भी ध्यान रखा करो। अब इसकी दूसरी नोटेशन क्या है? ए डेल बी, ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। पहली तो ये हो गई यूनियन और इंटरसेक्शन वाली, दूसरी ये हो गई। बताओ कौन सी है, कैसे लिखूंगी मैं इसको? मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंट भी लिख दिया है, ए माइनस बी, बी माइनस ए। आपको इतना इतना पोर्शन लेना है बस। ए माइनस बी, बोलो बोलो, शर्माओ मत। यूनियन बी माइनस ए ना, दिख रहा है साफ साफ, दोनों सेट्स की यूनियन है। ये वाले सेट की यूनियन इस वाले सेट के साथ की जा रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला सेट कौन सा है? ए माइनस बी। राइट हैंड वाला सेट बी माइनस। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता है, इसलिए मैंने क्लास में बैठा के आपको ये नहीं बताया व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज बी माइनस ए, व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, और मैं बताऊंगी तो बोर भी हो जाओगे आप, ठीक है। बढ़े आगे। किसी को डाउट है कंसेप्चुअली, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो ए माइनस बी समझने में तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछोगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीजें मान के चलती हूँ कि आपको अंडरस्टूड होंगी, फिर भी आपको समझ में ना आए। अब कल कोई एक दो बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारा तो फर्स्ट ईयर है, हमें कुछ एक दो चीजें समझ में नहीं आई, तो पूछ लो क्लास में, ठीक है। और बहुत ही लंबा डाउट है तो फिर हम उसको कहेंगे कि चलो क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। आप पूछ सकते हो, यहाँ वो मेरे ऊपर है बताना कि मैं किस वक्त बताऊंगी या बाद में बताऊंगी,
पूछने से मत घबराया करो, पहले तो अपने अंदर के डर निकालो, जो अजीब अजीब से डर मुझे लग रहे हैं आपके अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस जानना जरूरी है क्योंकि काम आ जाता है आगे, और बच्चे कई बार भूल भी जाते हैं अच्छा क्या होता था सिमेट्रिक डिफरेंस, जबकि आप पढ़ चुके हो उसको ऑलरेडी, तो ये बताना जरूरी है। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में एक दो बातें करने से पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। एक सेट है मेरे पास ए, सब लोग अपना पेन पेपर उठा लो। इसमें एलिमेंट्स हैं 25 तक, 1 से लेकर 25 तक। आपको एक ऐसा सबसेट निकालना है, फाइंड अ सबसेट। कमर सीधी कर लो क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, अटेंटिव हो जाओ। फाइंड अ सबसेट ऑफ ए such that ऐसे लिख देते हैं, whose लीस्ट एलिमेंट इज 1। एक बार नोट करना है इस क्वेश्चन को, कुछ फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। लीस्ट एलिमेंट इज 10 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 20। सॉरी, यहाँ पे लिखना हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ, हाउ मेनी सबसेट्स। ऐसे कितने सबसेट्स हैं ए के पास जिनका लीस्ट एलिमेंट 10 है। जुबैर आपका माइक हमेशा अनम्यूट रह जाता है, तो मेरी आवाज मुझे रिपीट होके आती है, ठीक है, आप ध्यान करके म्यूट कर लिया करो। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए हुज लीस्ट एलिमेंट इज 10 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 20। इसका ऐसा सबसेट निकालना, मान लो ऐसा कोई सेट एस हो सकता है, इसके अंदर ऐसा सबसेट भी हो सकता है 10, 19, 20, वो सबसेट ऐसा भी हो सकता है, लेट से S1 कुछ हो सकता है जिसमें 10 हो, 11 हो, 12 हो, 20 हो। इस तरीके के सबसेट्स कितने आएंगे ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसे ऐसे कितने सबसेट्स आएंगे S1, S2। कुछ हो रहा है किसी से क्वेश्चन? मैंने कल आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का जो तरीका बताया था ना, ये क्वेश्चन वैसे ही होगा। इसके अलावा कुछ 2-3 क्वेश्चंस और मैंने ऐड किए हुए हैं नोट्स में, आपको आज नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से आप ट्राई कर लेना। अभी मैं इसके बाद आगे की बात बताऊंगी आपको।
9 फैक्टोरियल। दोबारा ट्राई करो, इट माइट नॉट बी द करेक्ट आंसर। कल की क्लास में कौन कौन था? अगर कल की क्लास में आप थे तो आप समझ सकते हो। देखो यहाँ परमुटेशन का कोई काम नहीं है, एक हिंट देती हूँ मैं, यहाँ परमुटेशन का कोई काम नहीं। आपको याद होगा कॉम्बिनेशन से होते हैं सबसेट्स निकालने का काम। बेबी आप शायद कल की क्लास में थे नहीं। मैं नहीं थी कल। नहीं थे ना, कोई बात नहीं। देखो आज मैं एक और तरीका भी शेयर करूंगी आपसे। डिस्कस कराऊं या कोई ऐसा है जिसको टाइम चाहिए, इसको लग रहा है उससे हो जाएगा तो टाइम ले सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्कस कराती हूँ। मैम सॉल्यूशन बताओ, मतलब ट्राई किया है। हाँ बताओ। 2 to the power 25 minus 2 to the power 9 minus 2 to the power 5। अच्छा कैसे सोचा ये? मैम जो कंडीशन गिवन है उसमें वो जो सेट बन सकता है वो तभी बन सकता है जब 10 और 20 के बीच के सारे नंबर आए और 10 और 20 भी आए। तो उस पूरे सेट को मतलब ना निकाल के मैंने बाकी सारे जो बच गए सेट्स वो निकाल दिए, मतलब नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेट्स निकाल दिए। हाँ 2 to the power 25 टोटल नंबर ऑफ सेट्स। अब फर्स्ट 9 डिजिट से 2 to the power 9 सेट्स बनेंगे और लास्ट 5 से 2 to the power 5। अच्छा टोटल नंबर ऑफ सेट्स माइनस। अच्छा इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, देखना अभी मैं कराती हूँ इसको डिस्कस। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है, देखो प्रॉब्लम है क्या कर रहा है मेरा सिस्टम, एक दो दिन से बड़ा परेशान कर रहा है। देखो ये बात तो सबको समझ में आ गई कि 10 और 20 जो सबसेट आप बनाने वाले उसमें 10 और 20 होने चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? 10 और 20 का होना जरूरी है क्योंकि लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हर एक सेट का 10 है, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 20 है। दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि 10 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, 20 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। मतलब अगर एलिमेंट्स आएंगे तो इनके बीच के आएंगे। क्या ये लॉजिक लगा पाए, मैथमेटिकली कन्वर्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या ये लॉजिक लगा पाए आप? यस मैम। 10 और 20 के बीच के ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कोई सेट ऐसा हो जाए 10 से लेकर उसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हो, 11 से लेकर 19 तक एंड 20 भी आ रहा हो, ऐसा सबसेट हो सकता है। ऐसा भी कोई सबसेट हो सकता है जिसमें 10 आ रहा हो और सिर्फ 20 आ रहा हो। ये सेट भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये सेट भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे ये जानना चाहते हैं वो। तो 11 से 19 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वही आएंगे, या तो वो आएंगे ही नहीं, या सारे आएंगे, या कुछ आएंगे। तीन ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक भी नहीं आएगा 11 से 19 के बीच का, 11 से 19 के बीच का या तो एक भी नहीं आएगा, या सारे आएंगे, या कुछ आएंगे। ठीक है, 11 से 19 के बीच में कितने नंबर्स हैं पहले तो ये बताओ। 7 9। 7। मैम 11 और 19 के बीच पूछे है ना आपने? बीच नहीं, मतलब वही 11 और 19 तक, 11 से 19 तक। आपने ऐसे बोला कि इनके बीच में कितने हैं। अच्छा आप लोग शब्दों पे जाते हो, वेरी गुड। बोला तो मैंने गलत ही, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन भावनाओं को समझो ना। 11 से 19 तक कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। यस मैम। 9। तो इनके ऊपर हमारे पास चॉइस है। मैंने कहा या तो ये सारे आएंगे, या आधे आएंगे, या कुछ आएंगे, या फिर एक भी नहीं आएगा। 10 और 20 तो मस्ट है। 10 और 20 के ऊपर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब 10 और 20 आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। वो कहते हैं ना, ये छोड़ दो भगवान के हाथ।
ठीक है, वो मतलब वैसे तो वो आने ही आने हैं, वो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो तो फिक्स है, वो तो आने ही है। वेरिएबल क्या है? 11 से 19 तक। अब वेरिएबल होता है आपका आपके हाथ में, जिसके ऊपर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीजें लगा सकते हो। तो 9 के 9 एलिमेंट्स में से या तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, या फिर क्या हो सकता है बताओ? आप समझ रहे होगे आगे मैं क्या करने वाली हूँ। 9 के 9 एलिमेंट्स में से या तो कोई नहीं आएगा, या एक या आएगा। मैम हाँ, एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, अप टू 9 तक। अप टू 9 तक। अब ये क्या होता है, किस चीज का फॉर्मूला होता है? 2⁹ का। 10 और 20 आपके हाथ में नहीं थे, और बाकी जो थे उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पक्की बात थी वो आने ही नहीं है, वो तो आने ही नहीं थे। 10 और 20 के बीच के जो एलिमेंट्स थे ना, 11 to 19, इन्हीं में से कोई ना कोई आने थे। उसी पर आपको सारा कैलकुलेशन लगाना था, कैलकुलेशन लगाकर आंसर आता है 2⁹ अब जो दीपांश आपने सोचा उसमें एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स में से हमने वो पॉसिबिलिटीज माइनस कर दी जो इधर वाले हैं, यही ना, इधर वाले और इधर वाले माइनस कर दिए, है ना। पर आपने टोटल नंबर ऑफ सेट्स जब निकाले तो उसमें आपने 10 और 20 पर ध्यान नहीं दिया। 10 और 20 तो वहां पर कोई चॉइस रखते ही नहीं है, वो तो आने ही है आपके सेट में। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करके करना पड़ेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ सेट्स में से ये वाले सेट्स निकाल दिए, ये वाले सेट्स निकाल दिए। अब आपने इधर वाले भी निकाल दिया, इधर वाले भी निकाल दिए। आप जो आपका आंसर जो आएगा ना, अकॉर्डिंग टू योर जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो आंसर आएगा वो इस पे आएगा। मतलब आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10 से 20 तक लगाई है, और मैंने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया है वो 11 से 19 तक लगाया है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? जी मैम। इसका आंसर आप वैसे निकाल के देखना, हालांकि मैंने इस तरीके से ट्राई नहीं किया है ये क्वेश्चन, तो आप 10 और 20 को ध्यान में रख के इसको ट्राई करना, तो आपको 2 समथिंग यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। उस तरीके से ट्राई करके इसका आंसर मैच करो, जो नीचे वाला आ रहा है ना 2⁹ क्या आता है वो आंसर। ठीक है, क्या मैच करता है आंसर या नहीं, फिर बताना मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, कई तरीके होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है। देखो, जो आसान तरीका होता है ना, 11 से 19 तक के एलिमेंट्स पर आपके पास चॉइस थी, 11 से 19 तक के। अब ये 9 एलिमेंट्स हैं, 11 वाला एलिमेंट या तो हमारे सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। इसके पास क्या है? दो पॉसिबिलिटीज है, येस और नो। 12 या तो आएगा या नहीं आएगा, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज है। 13 या तो सबसेट में आएगा या नहीं आएगा, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज है। आपने ये वाला तरीका करा है कभी? इसको हम पावर सेट निकालने के लिए भी यूज करते हैं। 19 या तो आएगा या नहीं आएगा, यानी कि 11 के पास दो चॉइसेस हैं, 12 के पास दो चॉइसेस हैं, 13 के पास दो चॉइस है, बीच की तो कोई चॉइस नहीं है ना, या तो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते कितनी चॉइसेस हैं? 2 इसके पास है, इंडिपेंडेंटली 2 इसके पास है। 11 आए या ना आए, 12 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 आए या ना आए, 13 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझ रहे हो? 16 आए या ना आए, 12 और 11 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी सबकी चॉइसेस इंडिपेंडेंट है। आपने थोड़ा बहुत भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी जानते हो तो ये लॉजिक आप समझ रहे होगे। ये सभी चॉइसेस आपस में इंडिपेंडेंट है। ये 2 चॉइसेस आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगी? 9 टाइम्स। तो इस तरीके से भी 2⁹ आप आंसर निकाल सकते हो। 2⁹ शायद होता है 512। हाँ, 512 आंसर आना चाहिए। आप किसी भी तरीके से कर लो, बशर्ते आपका लॉजिक ठीक हो। कई बार गलत तरीकों से भी आंसर आ जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए? जी मैम। कुछ रह गया? क्वेश्चन अच्छा था, इसे मैंने क्लास में करा दिया। बाकी 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो आप एक बार ट्राई कर लेना। इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला वो जो नंबर्स वाला फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके लिए मैंने डाल दिया। कुछ क्वेश्चन नेगेशन पे भी दूंगी, वो मैं अलग से दे दूंगी आप आजकल में। ठीक है,
तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी मैम। ठीक है, देखो दो तरीके के नंबर जानते हो आप। रियल के अंदर रियल नंबर क्या होते हैं? एक इनफाइनाइट लाइन बना दी गई, उसमें मैंने कहीं 0 लिख दिया, ठीक है। 0 के इधर कुछ नंबर्स हैं, इधर कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स प्लॉट करते चले गए, और ये समझ में आया कि कहीं भी मैं हाथ रख दूं, किसी भी पॉइंट पे मैं अपना पेन रख दूं, वहां पे एक नंबर है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है, कितने डेसिमल है उसमें, कैसा नंबर है, ये हमें नहीं पता। रैशनल है इरेशनल है, इसका हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अगर हमें किसी ने नंबर लाइन ऐसे लिख के दे दी 1 2 3 4, तो इसके बीच में कहीं मैं पॉइंट रखूंगी, ग्राफ पे लाइन बनी हुई है, तो मुझे पता है 2.5 के आसपास कोई नंबर होगा। लेकिन हर पॉइंट पर एक नंबर है रियल लाइन पे, ये है रियल लाइन की इंपॉर्टेंस। अब रियल लाइन पे दो तरह के नंबर्स होते हैं, दो कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया गया अभी देखते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की खास बात क्या है? खास बात क्या है इनको? आप सबसे पहले तो ये कहोगे कि P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे Q नॉट 0, ये ध्यान रखना है हमें। P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनको नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि इधर क्या होते हैं, पाई एक नंबर है जिसकी मैं अभी आपको डेसिमल बताऊं, एक्सपेंशन 3.1415926538897 59 के बाद कुछ मिस हो गया, 267 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है, ठीक है। ये इसको कभी भी किसी रैशनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हम तो ऐसे बचपन में कहते थे ये वाला बात, फिर तो ये रैशनल हो जाएगा। है कि नहीं? और बचपन में आपने यूज भी किया इसको पाई आर स्क्वायर करते टाइम। r इज इक्वल टू आपका 7 आ जाता था, r इज इक्वल टू 7 आ गया, आपने पाई आर स्क्वायर कर दिया, उन्होंने कहा पाई को ये यूज कर लो, आपने कर लिया, 7 स्क्वायर यहाँ कट गया, 22 इंटू 7 करके आंसर आ जाता था आपका। ऐसे ही होता था जी मैम। तो क्यों यूज किया जाता था 22/7 को, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर था और 22/7 एक रैशनल नंबर था, तो फिर ये इक्वल कैसे हुए? अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता करने के लिए हम इसको यूज कर लेते थे। हाँ, अप्रोक्सीमेशन है। 22/7 क्या है? उसकी एक रैशनल अप्रोक्सीमेशन है पाई की, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है ना? 22/7 पाई नहीं है, 22/7 पाई की एक बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन है, विच इज अ रैशनल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसको कई बार कन्वीनियंस के लिए, छोटे बच्चों को खुश करने के लिए और कुछ और कामों में भी यूज कर लिया जाता है। अब ये जो पाई है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, कहाँ तक कैलकुलेट की गई है? कहाँ तक कैलकुलेट की गई है? मैं तो 10-12 लिखी है। हाँ, मैं एक आपको नंबर लिख के देती हूँ, 62 कहाँ गया, 62 ट्रिलियन डेसिमल्स, मतलब डेसिमल के बाद इतने नंबर्स तक इसको कैलकुलेट कर लिया मैथमेटिशियंस ने। और जब भी इससे थोड़ा आगे बढ़ता है ना, तो उसको एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में 62 ट्रिलियन डेसिमल्स तक इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, सोचो कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। अब वैसे तो ये नेवर एंडिंग है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं लिखी जा सकती। 62 ट्रिलियन डेसिमल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज अप्रोक्सीमेशन देगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं देगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट नंबर है और ऐसा नंबर है जिसको पता कर पाना मुश्किल है कि 14159 इसके बाद क्या आएगा। ये तो हमें पता चल चुका है ना, क्योंकि निकाल लिया गया। 62 ट्रिलियन के बाद जो डेसिमल्स हैं उसमें क्या आ रहा है नहीं पता, ठीक है, एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये
इरेशनल नंबर ऐसे हैं जिनका अंदाजा मारना बड़ा मुश्किल है, और रैशनल ऐसे हैं जिनका अंदाजा मारना बड़ा ही आसान है। चलो अभी हम और ज्यादा डीप में जाते हैं रैशनल नंबर्स के, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। क्या हो गया? हाँ ठीक है, रैशनल नंबर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी शक्ल आप जानते हो कि रैशनल नंबर ऐसा दिखता है 1/2। हर रैशनल नंबर की अपनी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी कैसी होगी जल्दी बताओ, 1/2 की कैसी होगी? 0.5 0.5 है ना। ये इस फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में भी लिखा जा रहा है। हर एक नंबर की अपनी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब यहाँ पे अगर मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बताऊं तो इनको ऐसे लिखा जाता है, ये वो रियल नंबर्स हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट मतलब एंड पॉइंट होता है टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो खत्म हो जाती है जैसे 0.5, या फिर खत्म नहीं होती जैसे कि 1/3 0.33333333 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है ना। टर्मिनेट हो जाए या फिर रेकरिंग हो, टर्मिनेट हो जाए या फिर रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, पीरियोडिक भी बोलते हैं इसको, पीरियोडिक भी बोलते हैं। पीरियोडिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जैसे मैंने 1/3 लिखा ना, यहाँ पे 3 इतना लिख दिया, इसके बाद क्या आएगा जरा बताना। फिर सही है, फिर से यही आएगा, मतलब 3 रिपीट होता रहेगा। आपको पता है इसमें क्या आ रहा है, तभी तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करते हो, इसकी एंड तक आपको पता है क्या आएगा। ये इसी तरीके से सेम पैटर्न में एक पीरियड में रिपीट होता है। पीरियड मतलब जो चीज लौट के फिर से आ जाए। पीरियड होता है ना आपका, एक साल होता है, स्कूल में पीरियड होते हैं, क्लास में पीरियड होते हैं। आप एक जिस धरती पे रह रहे हो वहां पीरियड है, एक साल आते हैं उसमें महीने लौट लौट के आते हैं, एक साल में कुछ महीने होते हैं, फिर से अगला साल आता है, फिर से उसमें सेम टाइप के महीने होते हैं, वो भी एक पीरियड है। एक साल आपके लिए एक पीरियड है। तो यहाँ भी इस तरीके के पीरियड्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये नंबर लिखूं 78787878, ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, पीरियड है। इसका पीरियड क्या है 78। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.78 बार लगाने का मतलब इसके बाद सब कुछ ऐसा ही है। इसको आप लिख सकते हो 0.3 बार, ठीक है ना। तो इस तरीके के बार उसके ऊपर लगा देते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा हो। इरेशनल नंबर, चलो इरेशनल पे बाद में आती हूँ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से चीज बताती हूँ, सीरीज को और रैशनल नंबर्स को रिलेट करते हैं। चलो 0.9 बार क्या होगा जरा देखो निकाल के। 0.9 बार आप कैसे लिख पाओगे? 0.9 बार को 0.9999 एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिखती हूँ, 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। 0.9 को अब आप एक बार फैक्टर फॉर्म में लिखो। 0.9 क्या होता है? 9/10। 9/10। 0.09 क्या होता है? 9/100। ये क्या होगा? 9/1000। ये सब काम मैं क्यों कर रही हूँ? अब देखो एक काम करते हैं, हमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना यहाँ पे, और ये कैसा दिख रहा है आपको? इनफाइनाइट सीरीज देखी है आपने कभी? फाइनाइट सीरीज देखी है? जैसे कुछ नंबर लिख दूं अगर मैं 1 + 2 + अप टू सो ऑन 7, इसका सम आप कैसे निकालते हो? n into n plus 1/2। n into n plus 1/2 एक फॉर्मूला दिया गया आपको, वो लगाते हो और सीधा फॉर्मूला निकाल लेते हो। फॉर्मूला हालांकि बनाया गया था बड़ी मेहनत से, पर आप सीधे फॉर्मूला लगाते हो और उसको थैंक यू भी नहीं करते जिसने फॉर्मूला निकाला, और आप निकाल के बता देते हो। एक एक नंबर उठा के ऐड नहीं करते ना। ये फाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल है। इनफाइनाइट सीरीज में भी फॉर्मूलाज हैं आपके पास। इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मूलाज भी आप पढ़ चुके हो। जैसे कि एक सीरीज है इस टाइप की, चलो मैं पहले 9 कॉमन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी सीरीज बन रही है। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगी? 1/10 + 1/1000। जीपी सीरीज है। हाँ ये जीपी सीरीज है।
एपी सीरीज नहीं है, वो क्या थी, एपी सीरीज थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, उसमें कुछ नंबर हर बार ऐड हो रहा था। इसमें कुछ नंबर हर एक टर्म में बार बार जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कौन सा नंबर है, हर एक टर्म को अगर हम डिवाइड करें, जैसे जीपी सीरीज की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस ए आर स्क्वायर, सॉरी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज इस तरीके से होती है, जहाँ पे ए को फर्स्ट टर्म माना जाता है और आर को क्या बोला जाता है, जो सिमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है हर बार, जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप की सीरीज में अगली टर्म को पिछली टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं और चेक करते हैं ए आर बाई ए, चेक करते हैं कि ये कौन सा नंबर है जो बार बार जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें समझ में आया आर है, तो क्या ये हर टर्म में हो रहा है, हाँ बिल्कुल हर टर्म में हो रहा है, ये रेशियो में आर क्यूब, हाँ रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आर यहाँ पे वो कॉमन रेशियो निकल के आएगी जो हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है। इस सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए into 1 minus r power n इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का सिंपल फॉर्मूला होता है a by 1 a by 1 minus r, yes ma'am. ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लें और इसमें एक बार चेक कर लें कि a तो 1/10 आ रहा है, r क्या आ रहा है, r क्या आ रहा है बताओ, जॉय आप क्लास में हो कि सो गए, हाँ मैम हूँ। हाँ तो बोलो ना, अपनी प्रेजेंस को दिखाओ, 1/10। 1/10। अब निकालो, ठीक है सॉरी 9 तो कॉमन ही रहने देते हैं, 9 अगर आप कॉमन ना भी निकालते तब भी आप इसका सम इजिली निकाल सकते थे। अब निकालो सम a by 1 minus r, a है 1/10 डिवाइडेड बाय 1 minus r, r is 1/10 अगेन। तो बस आपने सॉल्व किया तो क्या मिला आपको, 1/10 डिवाइडेड बाय 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9/9 निकल के आया विच इज 1। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी और मैं पहुंच गई हूँ 1 पे। एक बार जाते हैं शुरुआत में कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने 0.9 बार से शुरुआत की थी, 0.9 बार था 0.99999, उसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया हर एक 1s 10s और 100 पोजीशन पर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर मैंने देखा ये एक इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका सम निकाला, और सम निकालने के बाद मुझे पता चला ये और कुछ नहीं 1 है, यानी कि शुरुआत में हम लेके चले थे 0.9 बार जो कि 1 के बराबर आया, है ना इंटरेस्टिंग। 0.9 बार और कुछ नहीं होता, 1 होता है। सोचो, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये इक्वल है ये दोनों। किसी के दिमाग में चल रहा हो अरे ये तो अप्रोक्सीमेट कर दिया इन्होंने, मैंने प्रूव किया है आपके सामने कि 0.9 बार और कुछ नहीं है, 1 है। मैम इससे तो फिर 0.00001 की कुछ वैल्यू ही नहीं रही। 0.00001 इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्या ऐसी बात है, सबको यही लगता है? वैल्यू क्यों नहीं रही जरा बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या इस प्रूफ में कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे मैथमेटिशियंस बताओ, क्या कहीं पे भी कोई एक स्टेप में भी गड़बड़ थी? बिल्कुल इजी स्टेप्स किए हैं, तो ना तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये सच है, ये सच है, ठीक है ना, ये सच है। 0.9 बार इज इक्वल टू 1। आपने कहा कि 0.001 बार की 0.1 की तो वैल्यू ही नहीं रही। मैंने इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाला है मनदीप, मैंने फाइनाइट तक का सम नहीं निकाला है। 0.9 फिर 0.09 उसमें ऐड किया और ऐसे हम ऐड करते चले गए। 0.9 बार का मतलब है आप कभी रुक ही नहीं रहे हो, 0.99999 ये आप करते जा रहे हो, कभी नहीं रुक रहे हो। इनफाइनाइट टाइम से प्रोसेस चल रहा है, कहीं जाके रुक नहीं रहा है। जब आप इनफाइनाइट चीजों को इस तरीके से ऐड करोगे, यही है ब्यूटी इनफाइनाइट सीरीज की। यहाँ से आपको रैशनल नंबर की ब्यूटी नहीं पता चलती, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सीरीज की ब्यूटी पता चलती है। इस तरीके की इनफाइनाइट सीरीज को सम करके क्या निकलता है, ठीक है।
यस मैम। ठीक है, अगर किसी को कोई गलती लग रही है इसमें तो निकाल के ले आना कल, मोस्ट वेलकम। और मैं सीरियसली कह रही हूँ। देखो अब अगर हम इसको निकालें, क्या कह रहे हो? इसका एक दूसरा मेथड हो सकता है मैम, एक्चुअली वो क्लास 7 का मेथड है। जैसे कि x इक्वल टू 0.9 बार को लेट करके चलो, हाँ, x इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करते हुए x इक्वल टू 0.9 मतलब जो वैल्यू दिया है और उसको बार लगा है क्योंकि 9 शॉर्ट नंबर है। हाँ, उसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके चलो, 10x इधर हो जाएगा LHS में और RHS में 0.9 को मल्टीप्लाई करके 10 से 9.9 बार आ जाएगा। हाँ, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9 लिख सकते हैं। फिर थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9 की जगह x लिख सकते हैं और x इधर आएगा तो 10x माइनस x which is 9x हो जाएगा। और 9x आपने x किसको लिया था? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। यस मैम, x लिया था 0.9 बार। अच्छा, x को 0.9 बार लिया था, 10 से मल्टीप्लाई कर करके आपने इसको सॉल्व किया। दोनों तरफ। कौन सी क्लास का मेथड है ये? मैम आई थिंक ये 7 से है। अच्छा, हाँ, देखो बचपन में भी ये फिर पढ़ा आगे प्रोसीड यस फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इक्वल टू 9.9 हो जाएगा। 10x माइनस 9। और नहीं एक सेकंड में, तो 10x इक्वल टू 9.9 होगा मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डेसिमल फिर उधर चला जाएगा। फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इक्वल टू 9.9 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9। अच्छा, 9 प्लस 0.9। हाँ, फिर उस 9 को इधर ले आएंगे, ये कह रहे हो आप? नहीं 9 किधर नहीं लाएंगे मैम, 9 प्लस 0.9 बार की जगह पे x लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम x लेट किए हैं। 0.9 बार की जगह आपने x लिख लिया, फिर ये 10x माइनस x हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 9x इज इक्वल टू 9 हो गया, और यहाँ से आपको समझ में आ गया x इज इक्वल टू 1। इतना सिंपल मेथड से हमें 7th क्लास में करा रखा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वहां पे हमें सीरीज की ज्यादा नॉलेज थी नहीं, लेकिन कंसेप्ट वही यूज हो रहा है। तो आपको समझ में आया 0.9 बार आखिर है क्या? आप 0.09 बार भी सिंपली निकाल सकते हो इसी तरीके से। आप इधर x ले लो, चाहे दोनों तरफ x 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 0.9 बार इज इक्वल टू 10x। आप जानते हो कि 0.9 बार की वैल्यू क्या थी? अभी आपने निकाली थी, ये क्या थी? 1 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है। x की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, तो मतलब 0.1 या 1/10 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको। जैसे आपको 0.5 को रिप्रेजेंट करना है, 0.5, आप 0.5 को कैसे लिख सकते हो? 0.4 प्लस 0.1। 0.1 को अभी हमने देखा क्या होता है, 0.1 क्या होता है? x होता है, x यानी कि 0.09 बार। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 0.4 प्लस 0.09 बार विच इज इक्वल टू 0. जब आप ऐड करोगे, एक 1s पोजीशन में, एक 10s पोजीशन में है, मतलब डेसिमल के बाद, तो आप क्या करोगे, इनको कैसे ऐड करोगे? ये हो जाएगा 0.49 बार, यानी कि 0.499999, ये जो इनफाइनाइट प्रोसेस है ये 0.5 के बराबर है। यानी कि इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। देखो 1/2 की भी एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ गई जो रेकरिंग है। हर टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन के पास रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। ये वैसे तो टर्मिनेटिंग था, 0.5 खुद टर्मिनेटिंग था, पर यहां से हमें दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग है, और यहां से हमें क्या दिख रहा है कि ये रेकरिंग है या पीरियोडिक है, ठीक है। तो दोनों चीजें अटेन की जा सकती है एक दूसरे से। हालांकि कई बार थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार कुछ आसान होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए आपको बताया गया। इसके रिगार्डिंग चलो, क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में आता नहीं है, नेट वगैरह में आता है।
बट मैंने बता दिया आपकी नॉलेज के लिए, आपको इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं एक सीरीज लिखती हूँ आपके सामने, इसको जज करने की कोशिश करो कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। मतलब ये जो सीरीज का सम आएगा ये रैशनल आएगा कि इरैशनल आएगा। क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ऐसे पूछेंगे, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/10⁻n फैक्टोरियल। इस सीरीज का जो सम है वो रैशनल आएगा कि इरैशनल आएगा। तो क्या आपको सम निकालना पड़ेगा इसके लिए? ट्राई करो। क्या ये जीपी सीरीज बन रही है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपने इसको एक्सपेंड किया होगा। सबसे पहला नंबर आ रहा है 1/10, फिर उसके बाद आ रहा है 1/10 प्लस 1/100, 100, फिर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल 10 की पावर 3 फैक्टोरियल, 10 की पावर 3 फैक्टोरियल यानी 10 की पावर 6। सिंपली 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी 10 की पावर 24। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 24 डिजिट्स लिखूं, सो मैं 24 ही लिख रही हूँ उसको। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखोगे क्या आ रहा है, कॉमन 1/10। रेशियो तो नहीं आ रहा ऐसे। हाँ, क्या कोई कॉमन रेशियो है? किसी को मिला हो कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इसमें नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1/10 आपको दिखेगा, by 10⁻⁴। यहाँ पे मिलेगा 1/10⁻⁴ और यहाँ पे मिलेगा 1/10⁻18 समथिंग, जो भी होगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन रेशियो आया ही नहीं, सब लोग सारी रेशियोज अलग अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब ये जीपी नहीं है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज तो है पर ये जीपी नहीं है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ये नहीं है। तो जो आप सोच रहे थे ना कि हम इसका सम निकाल दें और फिर ये चेक करें कि ये रैशनल है कि इरैशनल, सम तो इसका नहीं निकल सकता, मतलब हमारे हाथ के बाहर है। अब ध्यान से देखो, हम कुछ और भी कर सकते हैं इसमें। इसको मैं लिख रही हूँ 1/10 को 0.1, नेक्स्ट में लिख रही हूँ 0.01, नेक्स्ट में लिख रही हूँ 0.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स इस तरीके से लिख दूंगी। अब एक बार इरैशनल की डेफिनेशन पे आओ। रैशनल की डेफिनेशन आपको क्या बताई गई थी? टर्मिनेटिंग हो या पीरियोडिक डेसिमल एक्सप्रेशन हो, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रेकरिंग या पीरियोडिक एक्सप्रेशन हो। इरैशनल की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी ठीक उल्टी, जो रैशनल नहीं है, ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है, ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है उसकी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि उसकी टर्मिनेटिंग थी तो इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा। हमने अच्छे नंबर्स निकाल लिए रियल नंबर्स में से, रियल नंबर हमें मिले, हमने उसमें से अच्छे नंबर निकाल लिए, अच्छे नंबर मतलब रैशनल नंबर। और जो बाकी के बच गए ना, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? इरैशनल, मतलब कोई सेंस ही नहीं उनमें। ठीक है, तो ये अच्छे नंबर निकालकर जो बचा उसको इरैशनल नंबर बोल दिया। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा इनका एंड नॉन रेकरिंग होगा। नॉन रेकरिंग होगा मतलब ऐसे कोई पैटर्न नहीं मिलने वाला है आपको, नॉन पीरियोडिक टाइप का होगा, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा और रुकेंगे भी नहीं। कभी एक बार चल देंगे ना तो कभी रुकेंगे नहीं। ऐसे नंबर्स की पहचान होती है, ऐसे नंबर्स की डेसिमल जो एक्सपेंशन होती है वो इनकी पहचान होती है कि इरैशनल है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक नंबर बताया था, बड़ा ही सुंदर सा नंबर था, बड़ा ही फेवरेट नंबर था सबका, पाई। बचपन में जिसको हम 22/7 भी बोल देते थे कई बार। पाई हमें पता चला कि इरैशनल नंबर है और मैंने कहा कि इसकी इतनी 62 ट्रिलियन तक इसकी अप्रोक्सीमेशन कर दी गई है। उस अप्रोक्सीमेशन की नीड क्या थी? अगर ये टर्मिनेट कर जाता कहीं पे तो उस अप्रोक्सीमेशन की कोई नीड ही नहीं थी। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना, क्योंकि इनफाइनाइट इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी।
इतनी इसकी डेसिमल वो निकालने की। तो यानी कि अब हमें कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन मिले जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसमें कोई पैटर्न ना बन रहा हो, तो हम पहचान जाएंगे कि वो इर्रेशनल है। और पैटर्न बन रहा हो या फिर टर्मिनेट कर जाए तो हम कह देंगे कि वो रैशनल है। अब यहाँ पे इनको सम करके देखते हैं, हम इनका सम करके देखते हैं। ये आएगा 0.1 0.1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 4 6 एक गड़बड़ हो गई, ये आएगा। फिर जीरोज 0 0 0 0 फिर आगे जाके 1 आएगा। ठीक है, इरेशनल होगा मैम। इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है। हाँ, इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है। आगे डॉट 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 भी लगा देती हूँ। क्या होगी इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन से, आपको क्या समझ में आ रहा है? ना तो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, मतलब ये पीरियोडिक भी नहीं है। फिर ना तो ये टर्मिनेट कर रही है, मैंने डॉट 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 लगाया। आगे देखो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, आपको पता है कि आगे ये कहीं टर्मिनेट नहीं करेगी। ना तो ये टर्मिनेट कर रही है। पैटर्न का मतलब क्या है? आप तो कहोगे कि देखो पहले 1 का गैप आया, फिर 2 zeros का गैप आया, फिर 6 का आया, फिर 24 का आया। ये कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा होता ना कि 1 का गैप आया, फिर 1 का गैप आया, फिर 1 का गैप आया, मतलब गैप आए तो कुछ डेफिनेट टाइप का गैप आए ना। अगर ऐसा भी हो जाए ना, ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो जाए 1 0 1 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1, इस तरीके का भी नंबर आ जाए ना आपके पास, तो ये भी रैशनल नहीं होगा। ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा इस तरीके का, क्योंकि यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं है। आप बार करके नहीं लिख सकते हो इसको, कुछ ना कुछ पैटर्न उसमें बनना चाहिए। ये कोई पैटर्न नहीं है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, 1 2 3 का गैप, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते ना। तो ये इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो हमें दिख रहा है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब इस सीरीज का सम निकाले बिना मैंने बता दिया इस सीरीज का सम क्या होगा? इर्रेशनल। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस सीरीज का सम बताओ। ऐसे क्वेश्चन पता है किस एग्जाम में आते हैं? पेपर में आते हैं ज्यादातर, और जैम में भी कभी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहना। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं नोट्स में, आप उनको देख लेना। ठीक है, मींस मैम हमें सम निकालना होगा या हमें बस इतना कहेंगे रैशनल होगा कि रैशनल? ये कहेंगे कि रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। सम वो उसी का पूछेंगे जिसका आप निकाल पाओ। एग्जाम में ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जा सकती जो इम्पॉसिबल हो। एग्जाम में घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती हैं कि ये बताओ ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। समझ गए आप लोग? अच्छा, अब सेट के बारे में कौन कौन जानता है? सेट की डेफिनेशन कौन कौन जानता है? सेट क्या होता है? सेट बड़ी देर हो गई, देखिए कौन कौन सो गया है क्लास में। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, बस मैं ये पूछ रही हूँ, जानते हो ना? ऐसा तो नहीं कोई जानता ही ना हो। यहाँ बैठे हैं बच्चे अभी। आनंद आप हो? बेबी घोष, दिवांश, इंद्रजीत, सब लोग हाँ हाँ। यस मैम। जॉय, मनदीप आप तो बोल ही रहे हो, संजना, तान्या। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बच्चे सोए नहीं है। किसी का मैसेज भी आया है? किसने मैसेज किया है बिना बोले? अब हम सेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये जो शब्द मैं लिख रही हूं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, किसी को हिंदी समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होती ना? आई थिंक बंगाली स्टूडेंट्स को भी समझ में आ ही जाती होगी हिंदी। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये सेट से थोड़े से आगे की बात है। ये आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब जो ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे ना, उसमें सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही हैं। वेक्टर स्पेस पढ़ोगे उसमें भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इससे ना रूबरू मैं आपको थोड़ा सा करा देती हूँ। अभी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ रियल एनालिसिस में भी आपके थोड़ा काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे कोई भी सेट लो, उसके साथ एक ऑपरेशन अटैच कर दो।
ठीक है, एक सेट लिया, उसके साथ एक ऑपरेशन अटैच कर दिया और ऐसे ब्रैकेट करके ऐसे लिख दिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कब बोलेंगे, उसके लिए एक डेफिनेशन दी गई है अच्छी सी, कि ए नॉन एम्प्टी सेट, ये जो सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। ये ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी टाइप का होना चाहिए, सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट्स का कोई काम नहीं है। जब आप ढंग की बात कर रहे हो तो एम्प्टी सेट्स का कोई काम नहीं है, ऐसी डेफिनेशंस की बात कर रहे हो, कोई काम नहीं है एम्प्टी सेट्स का, क्योंकि जब एलिमेंट्स होंगे तभी ऑपरेशन लगेगा। ऑपरेशन लगाओगे किस पे, जब एम्प्टी सेट ले लोगे तो। ऑपरेशन का रूल है ना इधर, ए कॉमा बी, जैसे ए के ऊपर ए और बी, अगर चलो मैं ऐसे एलिमेंट्स ले लेती हूँ, S1 और S2 ले लेते हैं, S1 और S2 दो एलिमेंट्स ले लिए हमने इस सेट S के, इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं, इन पर हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया S1 स्टार S2। इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब बोला जाएगा, ये S1 और S2 के ऊपर जो स्टार लगाने के बाद जो एलिमेंट आए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, S के अंदर, S में क्लोजर लॉ। हाँ, क्लोजर लॉ, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन प्रिजर्व प्रॉपर्टी, सब कुछ बोला जाता है इसको। अभी के लिए आप सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन याद रखो या क्लोजर, क्लोजर भी बोल सकते हैं। क्लोजर मतलब, क्लोजर क्यों बोलते हैं, बाइनरी क्यों बोलते हैं, बाइनरी मतलब दो चीजों से मिलकर बना है, बाइनरी समथिंग डबल। दो एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जिन पर हम ऑपरेशन लगाते हैं और जो रिजल्टेंट मिलता है वो सेट के अंदर ही आना चाहिए, और ये होल्ड करना चाहिए किसके लिए, सभी S1 S2 जो S के अंदर हैं उन सभी के लिए। कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनको उन पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तो सेट के अंदर वापस आना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेट जो इस तरीके का ऑपरेशन साथ में रखे, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो इस तरीके का ऑपरेशन साथ में रखे, उसको बोला जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सेट के पास अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। सिंपल। किसी को कहीं डाउट हो तो बताओ, क्योंकि आपके लिए नई चीज हो सकती है, ये ऐसी चीज नहीं है जो बचपन में पढ़ाई जाती हो, यानी कि स्कूल लेवल पे, ठीक है। अब वो बाइनरी ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये वाला सेट लेती हूँ, नेचुरल नंबर्स का सेट लेती हूँ, एक सेकेंड, नेचुरल नंबर्स का सेट लेती हूँ, जैसे 2 और 3 दो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर के सेट पे ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। ये कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ये ऑपरेशन, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा गया है। सब्ट्रैक्शन एडिशन से ही निकला हुआ है, समझते होगे इस बात को, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से ही निकला हुआ है। तो हम दो ही मैथ्स में ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन यूज किया है। अब नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठा लो, उनको माइनस करो, क्या वो अगेन एक नेचुरल नंबर आएगा? नो मैम। और कोई जवाब देना चाहेगा? नो मैम। नो मैम, नहीं आएगा। जैसे कि 2 और 3 है, 2 और 2 माइनस 3 किया तो -1 आ गया, 3 माइनस 2 किया होता तो 1 आ जाता। मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो फिर आ भी तो रहा है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि नहीं आ रहा? आ भी आपने तो 2 रहा है, माइनस 3 किया था ना? तो क्या हुआ, इसके लिए तो आ रहा है। बट मैम प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यही मैं चाहती थी कि आप लोग हाईलाइट करो, ये हाईलाइट है यहाँ का। सभी एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आप उस स्ट्रक्चर को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलोगे। अब मुझे ये बताओ, n अंडर दिस ऑपरेशन माइनस, क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? यस और नो? नो नो मैम। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये यहाँ पे फेल कर जाता है। दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है नेचुरल हो, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं कहलाता। इसी तरीके से आप रियल नंबर्स को मान लो इसके अंडर ले लो, चाहे माइनस के अंडर ले लो, चाहे इसको एडिशन के अंदर ले लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले लो, क्या ये सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे? यस मैम। ये सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि क्या रियल, जैसे कोई सेट लिया, उसके साथ एक से मैम ज्यादा डिवीजन हम ले बाइनरी, सकते हैं? हाँ डिवीजन हम ले सकते हैं?
आप लोग बताओ, क्या डिवीजन हम ले सकते हैं? ये मैं आपसे पूछने भी वाली थी, क्या डिवीजन हम ले नो सकते हैं? मैम, क्यों नहीं ले सकते? जीरो के केस में डिफाइन ही नहीं होगा मैम। जीरो के प्लेस में डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम ये चीज डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये डिफाइन कर सकते हैं, आर स्टार अगर मैं कर दूं, आर स्टार मतलब आर माइनस जीरो, आर में से जीरो हटा दिए, तब हम ले सकते हैं। ठीक है, तब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। यूजुअली हम किसको पढ़ते हैं? हम ये माइनस और डिवीजन को नहीं पढ़ते, यूजुअली हम इनको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इनको? माइनस और डिवीजन का इतना रोल क्यों नहीं है, वो सब आपको जब मैं फील्ड की डेफिनेशन कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। जो बेस है ना आपका, मैं अभी फॉर्म कर देना चाहती हूँ। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये सब हर जगह काम आएंगी, लीनियर में, लीनियर में, ग्रुप में, हर जगह। अपना बेस फॉर्म कर लो। किसी का अगर बेस कमजोर है, फील्ड की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पता चल जाएगी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल जाएंगी। ऑर्डर तो खैर आप रियल में ही पढ़ोगे, ऑर्डर स्ट्रक्चर वो भी आपको पता चलेगा। मैम आर का फिर से रिपीट कीजिए मैम, डिवीजन का। क्या मैम डिवीजन का फिर से रिपीट कीजिए। डिवीजन? आप कह रहे थे कि आर को डिवीजन, अंडर डिवीजन। मान लो मैं कोई दो रियल नंबर्स लेती हूँ, 5 और 0, तो 5 डिवाइडेड बाय 0 अगर किया तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नो, तो मींस आर स्टार होना चाहिए। एटलीस्ट वेल डिफाइंड तो हो, वो एक जो ऑपरेशन आप डिफाइन कर रहे हो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसलिए अगर आपको डिवीजन ही रखना है तो आपको आर स्टार रखना पड़ेगा, ये कह रही थी मैं। यस मैम। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑपरेशन हो। ये पता है कब आएगा आपका? जब आप ग्रुप से भी एक स्टेप आगे बढ़ोगे, रिंग थ्योरी करोगे, जो मैं आजकल क्लासेस लेती हूँ ना रिंग थ्योरी की, उसमें। जी मैम। तो कहने का मतलब ये है, वो सब बातें बाद की, रिंग थ्योरी आपको करना भी नहीं है जैम के सिलेबस के लिए। तो ओवरऑल आइडिया आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का लग गया है। ठीक है, फील्ड जो हम पढ़ेंगे, जो मैं फील्ड बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, फील्ड भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना भूल गई, ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो, लेकिन साथ में कुछ खास प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता हो, कुछ खास प्रॉपर्टीज, इसके जो एलिमेंट्स हो ना, कुछ खास प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हो। मान लो मैं लिख दूं ऐसे कि पहली प्रॉपर्टी एस अंडर स्टार ऐसे कुछ सेटिस्फाई करेगा कि S1 स्टार सम, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट S1 स्टार S करेंगे तो S1 ही आ जाएगा। मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं उसके ऊपर, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट टाइप्स होती है ना, ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। वो अलग अलग कैसे बने, अलग अलग प्रॉपर्टीज उनके ऊपर डिफाइन की गई, उनके एलिमेंट्स अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे तो उनको अलग अलग नाम दे दिए थे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो बड़ी जनरल सी टर्म है, ये मैंने जो बोला आपको, ये तो बड़ी जनरल सी टर्म है। जब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आप लेके आओगे ना, तब वो स्पेसिफिक नाम दिए जाएंगे उन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को। जी मैम। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करने वाले हैं? मैंने आपको अभी दो तरीके के नंबर बताया, रैशनल और इरैशनल। हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, हमारा सारा फोकस इस पे रहने वाला है। इसके साथ हम बाकी की बातें करते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में भी मैं बताऊंगी कि इसमें क्या खास है और इसमें ऐसा क्या नहीं है, ये सब बातें भी हम साथ में करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? रियल नंबर्स पे। रियल नंबर पर हम कोई ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या है स्पेसिफिक खास बातें क्या है रियल नंबर्स में, ये सब बातें हम थ्रू आउट पढ़ेंगे, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे आपको एक चीज बतानी थी, तो वो टॉपिक लंबा हो जाएगा। क्या टाइम हो रहा है? मेरे पास टाइम है सिर्फ 8:30 तक का। मैम कल क्लास होगी मैम? कल क्लास होगी, कल मैं ये कराऊंगी रिलेशन, वो थोड़ा सा ये टाइम लेगा बस आपका, रिलेशन पोसेट वगैरह, मतलब आधा घंटा शुरुआत के ये सब कराऊंगी, रिलेशन के बारे में बताऊंगी और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली कल त्योहार था ना। कल क्या था? ईद। अच्छा, कल है ना, तभी। तो कल की क्या छुट्टी कर दूं? और भी कोई है? आप ही हो अभी। वैसे बाहर, क्लास के बाहर तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि रोजा करना है, क्लास में कोई आता नहीं।
जुबैर के अलावा तो कोई है नहीं यहाँ पे आई थिंक रोज़ा करने वाला। इंक्लूडेड और नॉट मतलब सिलेबस में? सिलेबस तो मैंने आपको सेंड किया था। अच्छा एक बात और सुन लो, मैं एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। फ्राइडे और सैटरडे को आपकी लीनियर की क्लास रहेगी, ठीक है? बाकी जी दिन मैम। पे आपकी रियल की क्लास रहा करेगी। अभी 2-4 दिन ऐसा है कि आप लोग कहोगे कि क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं हमें या कुछ ऐसा है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं मैं एक तो नोट्स में डाल देती हूँ। प्लस दूसरी बात ये कि जो ये सिलेबस हो रहा है ये आपका बेस बिल्ड करने के लिए हो रहा है। अभी हम कल क्या करेंगे, कल हम फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शन से पहले मैंने जो बताया ना थोड़ा सा रिलेशन का करेंगे, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिर हम फंक्शंस को देखेंगे। मैं कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रियल एनालिसिस में। प्लस वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉइंट सेट टोपोलॉजी फ्रॉम जो कल की क्लास है उसके बाद, ठीक है? जी कल मैम। अगर आपको ऑफ चाहिए तो मैं दे सकती हूँ क्योंकि संडे को हमारा नो ऑफ नहीं मैम, हुआ। अगर बाकी ऑन रखना चाहते हैं फिर मैं भी ऑन ही रखूंगा। अच्छा आप मुझे टाइमिंग बता दो, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो हम टाइमिंग चेंज नो कर मैम, सकते नो मैम, 7 ठीक है हैं। मैम। 7 PM और 5 PM? मैम 7 PM कल के लिए मैम, 7 PM। ठीक है, कल के लिए 7 PM ही रख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 5 PM। जी मैम। मैम आप मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना मैम। हाँ, और अभी प्राइवेट ग्रुप बना के उसमें भी ऐड कर लूंगी। जी मैम। जी पॉइंट मैम। सेट टोपोलॉजी हमारा परसों से स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट सेट टोपोलॉजी बहुत ही अच्छा मैम हमें ये भी पढ़ना है बेस मैम फॉर्म इसी के में, लिए। हाँ, वो रिलेशंस मैम, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन वैसे नहीं पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन उस तरीके से नहीं पढ़ना है, अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। करने को जी तो हम मैम। पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। मैं 11-12 का पूरा अगर उठा के बैठ जाऊं तो हम 1 महीना सिर्फ इसी में लगा सकते हैं, फंक्शन रिलेशन सेट्स में। पर ऐसा जी नहीं मैम। है, हमें सोच सोच के चलना है कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। रियल एनालिसिस इतना लंबा है कि आप साल भर कर सकते हो उसको, ठीक है? लेकिन एक टीचर को पता है कि आपको कब कहाँ कितना कराना है। जी मैम। तो आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। वीक में 2 दिन आपकी लीनियर क्लास रहेगी, बाकी दिन ये क्लास रहेगी। भी 2-4 दिन रुको, फिर आपको असाइनमेंट एंड टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो टेस्ट होने से पहले आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कल की क्लास 7 PM रहेगी। और किसी ने यहाँ पे कुछ पूछा था, नोट्स कब मिलेंगे? इंद्रजीत, नोट्स मिल जाएंगे अभी आपको थोड़ी देर में, मतलब 10 बजे से पहले आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि अभी 10-15 मिनट बाद ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है। और टाइमिंग फॉर रिंग थ्योरी क्लास पूछ रहे हो आप? अच्छा, टाइमिंग रिंग थ्योरी क्लास के लिए वही है, 10 मिनट बाद आपकी क्लास है रिंग थ्योरी की। पर आनंद, आपको जरूरत नहीं है रिंग थ्योरी की क्लास की, आप अभी फर्स्ट ईयर में, ठीक है? तो कल सुबह तक आपका प्राइवेट ग्रुप हम बना लेते हैं। जी मैम। मैम वो फिर हो गया था मैम, वो क्वेश्चन जो मैंने बोला था, अच्छा, वो ग्रुप हाँ, थ्योरी का। क्वेश्चन भी वो नोट्स में मेरे को देखना था एक बार, चलो मैं देखती हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे रेफर करो, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया देखने का। चलो मैं देखती हूँ क्वेश्चन, एक बार मैम मुझे मैसेज डाल दो।